गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। बेटा हम अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है। अब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित। पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास हमने पढ़ा था। तो जब हम तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। अब पृथ्वी का निर्माण से संबंधित हमें उसका जब पता चला तो लेकिन हम फिर भी आज जैसे कि पता चला कि भाई पृथ्वी पर विभिन्न चट्टानें हैं, परतें हैं। ठीक है। भाई पृथ्वी कैसी है, एक गोल आकार की है वो। ठीक है। और आपने कई बार टीवी वगैरह पे देखा भी होगा कि भाई जो वल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी से जो निकलता है उसमें से मिट्टी, धुआं, लावा, मैग्मा आदि निकलते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रमाण हैं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर से निकल रही हैं। ठीक है। इनको हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानने के लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर उसका आइडिया लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर के भाग में क्या है, या बाहर तो हमें नज़र आता है साफ तौर पर। ठीक है। तो जो भी है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है आज तक। ठीक है। और पहुंचने की संभावनाएं भी अभी तक तो नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों का तो हमें फिर भी हम पृथ्वी के अंदर का पता लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर पता लगाने की कोशिश की है। तो उसके लिए हमारे पास जो बाह्य प्रक्रियाएं और अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं के प्रक्रियाओं के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल का विन्यास जो हुआ है, जो उसमें टुकड़ों में बटी है, भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का ही परिणाम है ये। कि पृथ्वी के गर्भ में अंदर कोर में, पृथ्वी को हमने इसको 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो कोर है वो सबसे अंदर का भाग है। तो कहता है उसके जो कोर में या बाहर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ये भूगर्भ का निर्माण उसी के कारण होता है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। कहते बहिर्जात बाहर से वैदरिंग होगी, भूकंप आ गया, इनकी वजह से बाहर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और अंतर्जात पृथ्वी के अंदर से जब भी प्लेटों में, हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी जो पढ़ी थी, तो उसके कारण जो बदलाव होते रहते हैं, तो जैसे कि अंदर से मैग्मा है, लावा है, बाहर निकल कर आ जाता है, तो उससे भी भूदृश्य का आकार बनते रहते हैं, अलग अलग आकार वहाँ पर बनते रहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। किसी भी क्षेत्र की भू आकृति को समझना अधूरा होगा, अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए हमें भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक हो जाता है। कि वहाँ पे भूगर्भ में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, उनको हमें जानना आवश्यक होता है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से ही प्रभावित होता है। भाई कोई भी मानव जीवन जहाँ भी रह रहा है वो अपनी किसके कारण? भू आकृति के कारण ही प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक होता है। अब मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, तो वहाँ पर लोग जाएंगे नहीं, रहेंगे ही नहीं। समुद्र के किनारे आए दिन जहाँ पर डेली तूफान आते रहते हैं, ठीक है, या लहरें उठती रहती है, तो वहाँ पर भी लोग नहीं रहते। तो कहते हैं कि वहाँ पर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते होंगे कि भाई किस प्रकार से भूकंप आते हैं, कैसे ज्वालामुखी बनते हैं, फटते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब है भूगर्भ की जानकारी के साधन, कि भूगर्भ की जानकारी हमें कैसे लिए। इसके लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भूगर्भ की जानकारी के लिए हमारे पास 2 साधन हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। तो इसमें कहा है कि भाई प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी की जो त्रिज्या मानी गई है, त्रिज्या ही नापी गई है, क्योंकि अंदर कोर में जाना संभव नहीं है।
तो इसलिए त्रिज्या ही नापी है इन्होंने, जहाँ तक ये जा पाए हैं तो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करे, क्योंकि वहां पर पृथ्वी में के कोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो जब लावा निकलता है तो कितने 1200 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है वो तो बाहर आते आते उसका इतना टेम्परेचर होता है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भूवैज्ञानिकों ने भूगर्भ की संरचना कैसे की है, किस प्रकार से उतनी गहराई पर पदार्थ कैसे पाए जाते हैं, ये सारी बातें वो हमें बताते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर ही आधारित है कि वे प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से ही हमें पृथ्वी की जानकारी के बारे में पता चलता है। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से अभी यहाँ पर आते हैं। प्रत्यक्ष में तो एक तो जो भी खनिज हैं, चट्टाने हैं या नदी नाले पहाड़ पर्वत हैं, ये सब हैं कि ठोस पदार्थ है, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है। ठीक है, सबसे आसान है कि भाई ठोस पदार्थ हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से में दिख रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी पृथ्वी है। दूसरा है जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, भाई खनन क्रियाएं की हमने, माइनिंग, खाने खोदकर कुछ भी निकालते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक है। नीचे जब खोदते हैं तो 3-4 किलोमीटर की गहराई में हम सुरंग खोदते हैं तो वहाँ से सोना निकलता है। अब इससे आगे जाना संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो खनन के अतिरिक्त अब खनन तो हो नहीं सकता, खनन तो आदमी खोद के मिट्टी को खोद के नीचे जाते हैं, तो खनन तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए भूवैज्ञानिकों ने क्या किया है, 2 मुख्य परियोजनाएं बनाई हैं। वो 2 मुख्य परियोजनाएं कौन सी है कि गहरे समुद्रों में डीप ड्रिलिंग करके, ठीक है, डीप 2 है, डीप ओशियन ड्रिलिंग और दूसरी क्या है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं जिनसे वो काम कर रही है कि भाई समुद्र के अंदर जो पाइपें डालकर हम खोदते हैं, निकालते, तेल वगैरह निकालते हैं ना, वो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, तो आज तक सबसे गहरा जो बना है अभी तक 12 किलोमीटर की गहराई पर ही गया, जो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में है। खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। इनसे हमें असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। अब है ज्वालामुखी उद्गार, जो है ज्वालामुखी निकलती है ना, वो भी प्रत्यक्ष जानकारी का एक स्रोत है। क्योंकि देखो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, मैग्मा लावा जो आता है उससे हम उसका अन्वेषण करके हम पता लगा सकते हैं कि कैसा है ये, इसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या क्या हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का पता नहीं लगा सकता कि लावा कितनी गहराई से निकल कर आया है। तो ये था प्रत्यक्ष। दूसरा है अप्रत्यक्ष, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब भी हम पदार्थ के गुण धर्म, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मेटल की या मटेरियल की, उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करके ही हम पता लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे कि खनन से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल के गहराई में जब खनन क्रिया की तो हमें पता चला, नीचे से जो पेट्रोलियम निकला उससे पता चला कि जब नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान और प्रेशर में वृद्धि होते चले जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व, जो उसकी डेंसिटी होती है, वो भी बढ़ जाती है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। भाई इसको तो हम माप सकते हैं कि कितनी उसमें हुई, लेकिन पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। अब क्या कहा, नीचे जब वो गए तो उन्हें ये तो पता चल गया कि तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है,
लेकिन पृथ्वी की जो मोटाई है उस मोटाई के कारण सही से अनुमान वो नहीं, एक्यूरेसी नहीं बता सकते, सिर्फ अनुमान ही बता सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष, ये तो था हमारा पहला वाला, तो भाई खनन क्रियाओं द्वारा पता चला। अब अप्रत्यक्ष में दूसरा आता है उल्का पिंड, जो कभी कभी धरती पर गिरते हैं। जैसे कल बता रहे थे ना कि पृथ्वी के नज़दीक एक कोई उल्का पिंड गुजरेगा जो थोड़ा दूर से होकर निकल गया, तो ऐसा ही उल्का पिंड जो कभी कभी धरती पर पहुंच जाते हैं, जब उनका हम अध्ययन करते हैं तो हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम उल्का पिंड से हम पृथ्वी की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उल्का पिंड कोई पृथ्वी का हिस्सा थोड़ी है। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो उल्का पिंड होते हैं वो उनका निर्माण भी पृथ्वी से मिलते जुलते पदार्थों के ठोस पिंड से ही बना है, इसलिए इनके अध्ययन करके भी हमें पता चल जाता है। अब आगे आता है अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत। पहला तो था हमारी खनन क्रिया, दूसरा आ गया उल्का पिंड, और तीसरा आता है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है। कहता कि जो पृथ्वी है उसके अक्ष हमने पढ़े हैं ना कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है और ऊपर 180 डिग्री पे चला जाता है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कह रहा है कि केंद्र में जहाँ 0 डिग्री है भूमध्य रेखा पर, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। और यही जो बल है पृथ्वी के भीतर पदार्थों में असमान वितरण का कारण भी बनता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो क्या हुआ था, छोटे छोटे पिंड आपस में जुड़े थे, और जो हिसाब से वो जुड़े थे, जिनमें भारी चीज़ें थी वो पृथ्वी की तरफ आती चली गई थी और हल्की चीज़ें वहाँ से दूर होती चली गई थी। तो इसने कहा कि जो विभिन्नता होती है उस विभिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। अलग अलग स्थानों में जो गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता होती है और जिसके कारण अनेक पदार्थ प्रभावित होते हैं, उन्हें क्या कहा है, गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, अब पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी भी ये सारी चीज़ें देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी हमें भूप्रपटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो कल हम पढ़ेंगे भूकंप, क्योंकि भूकंप भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है।